अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके इचरा में एक नौजवान को नाहक कत्ल कर दिया गया। फैज़ान नामी शख्स इचरा बाजार में से गुजर रहा था कि दो पार्टियों के दरमियान फायरिंग हुई और एक गोली उसको जा लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बुरसा का कहना है कि मुलजिमान को अभी तक पुलिस पकड़ने से कासिर है। इस हवाले से बुरसा क्या कहते हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ और माहिर कानून इस मुकदमे के ऊपर क्या राय रखते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में असले का बेदरेग इस्तेमाल जो है आए रोज़ किसी न किसी शख्स की जान ले लेता है। कभी हवाई फायरिंग की सूरत में कोई अपनी जान की बाजी हार बैठता है, तो कोई लड़ाई झगड़े के दौरान इस्तेमाल होने वाले असले की जद में आकर अपनी जान की बाजी हार जाता है। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी इसी तरह का वाक़या है कि एक नौजवान अपने घर से सालगिरह मनाने के लिए निकला और वापस उसकी लाश घर पहुँची। फैज़ान अपने घर से जौहर टाउन से निकलकर इचरा के इलाके में गया कि अपने दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह मना सके, लेकिन वहाँ पर एक झगड़ा हुआ जिसके अंदर गोलियाँ चली और एक गोली फैज़ान को लग गई, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुद्दइयों की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है, लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया, उस रोज़ क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ना सिर्फ फैज़ान की फैमिली मौजूद है, बल्कि मुद्दई उसके खालू जो कि इस मुकदमे के मुद्दई बने वो भी मौजूद हैं और फैज़ान के दोस्त भी मौजूद हैं। इन तमाम से तफसीलात जानेंगे। पहले मुद्दई से जानते हैं कि फैज़ान उस रोज़ क्या कर रहे थे और इचरे क्यों उनका जाने का इत्तेफाक हुआ। सालगिरह थी तो घर पे क्यों नहीं मनाई गई। और एक तो आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका इसमें क्या नाम है? मेरा नाम अताउल हक ज़फ़र है। और आप फैज़ान मकतूल के खालू? मैं खालू हूँ उसका। मेरा वाक़या क्या हुआ, दिन क्या पता चला आप लोगों को? हमारी फैमिली में एक सालगिरह थी। बच्चों ने कहा कि हम इसे एक जगह के ऊपर इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये इचरे के अंदर रहते थे पहले। इचरे से 3-3.5 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं इस घर के अंदर, जौहर टाउन के इलाके में। क्योंकि इलाका ऐसा है, वहाँ पे ख़राबियाँ नज़र आ रही थी। हमने कहा कि आप इस इलाके को चेंज करें यहाँ से, जहाँ पे बच्चों की ग्रोथ में अब ऐसे जो है वो नहीं हो पा रही है अच्छे तरीके से, जो हम लोग चाहते हैं। अपने हर बंदे की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल जो है वो करे, इसलिए हम वहाँ से इधर शिफ्ट हो गए। अब ज़ाहिर है वो पुराना इलाका था, जो बाकी फैमिली है वो उधर रहती है इचरे के अंदर। उन्होंने ताया के घर जो है उन्होंने कहा जी वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से अच्छे तरीके से तैयार हो गया, नई पैंट नई शर्ट बड़ी बेहतरीन अपने तरीके से तैयार हो के तो वहाँ पहुँचा है। तो अभी वहाँ नहीं पहुँचा, अभी कार्नर के ऊपर ये वीडियो गेमों की ये दुकानें हैं, तो उसके करीब पहुंचा। किसी पुराने दोस्त ने देख के से आवाज़ दी, तो भाई क्या हाल है फैज़ान, किधर जा रहे हो यार, तुम नज़र ही नहीं आते। वो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार जहाँ से बंदा इतना अर्सा कोई भी देखे तो आवाज़ तो देता है। ये वहाँ पे रुका उसे मिलने के लिए इचरे के मेन बाबा आज़म चौक में। तो वहाँ पे रुका है, वो उसने आपस में मिले हैं, तो कोई सरसरी को बात करने के लिए कोई ज़ाहिर है यहाँ पे कोई कट हो रहा था, कोई पंचायत लगाई हुई थी आपस में दो जवारियों ने मिलके कि जनाब उसने उसके पैसे देने हैं, उसने उसे लेने हैं। क्या मतलब कि गेमों के ऊपर आपको पता होता ही इसीलिए है। सबसे पहले तो बात है कि ये गेमें सबको पता है कि वहाँ पे ये खुलती क्यों है, सबको पता है। जब ये पता है ये अदारे हमारे इस चाइना वाली गेमें हैं, जो चाइना वाली बिल्कुल वो चाइना वाली जो गेमें हैं वो गेमें पता है किस काम के लिए हैं। इसका मतलब अगर उनकी हो रही थी हुकूमत की सरपरस्ती में सारा काम हो रहा है, यहाँ के थाने के अंडर सारा काम हो रहा है, क्यों बंद नहीं हुआ अभी तक? तो वो उन्होंने कहीं आपस में पिस्टल निकाले हैं, तो उन दो पार्टियों जिनकी आपस में पंचायत हो रही थी, उनमें से एक जो है जो बंदा है उसने पिस्टल निकाल के उसने फायरिंग शुरू की है। गोली उसने चलाई है कि जो ना इसके सीधे दिमाग के अंदर जाके लगी है। ये खड़ा हुआ था, इसे क्या पता क्या होने वाला है, वहीं पे गिर गया है। फिर इतने नाअहल लोग हैं कि यार अगर चलो गोली लग गई है,
जो भी है बच्चे को फ़ौरन उठाएं, हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ पे कोई बंदा हाथ ही नहीं लगा रहा था। फिर 2 बच्चे वहाँ के जो कोई मुलाजम थे, कोई वहाँ पे ही काम करते हैं, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, रिक्शे में डाला है, तो डाल के तो हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में ही वो दम तोड़ गया। तो ये तकरीबन 9 बजे का वाक़या है, रात 9 बजे का। उसके बाद वहाँ चले गए जनरल हॉस्पिटल में। जनरल में ज़ाहिर है वो हमने, क्योंकि कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी होती है, उसका पोस्टमार्टम करवाना था। तो वो पोस्टमार्टम वगैरह के सारे काम शुरू करवा के तो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। मैं थाने आया हूँ। थाने आके फिर मैंने पहले फ़रूक भाई इधर घर फ़ोन किया, तो पता चला कि वो तो सेंसलेस हो गए, वो हॉस्पिटल उठा के ले गए। ज़रा एक बूढ़ा बाप है, उसका जवान बेटा, वो भी इकलौता बेटा, 2 महीने पहले इस बच्चे की शादी की है। शादी हुई है? 2 महीने पहले शादी की है। बताएं इससे बड़ा जुल्म क्या हुआ। और मैंने फिर अपनी वदीयत के अंदर वहाँ पे हाँ करवाया, मैंने मुकदमा दर्ज करवाया। तो पता चला कौन लोग थे, किन्होंने फायरिंग की? क्या नाम है उसका, नईम शाह है, और साथ उसके वकार है। नामजद पर्चा करवाया आपने? नामजद पर्चा मैंने करवाया इनके। कैसे पता चला कि इन्होंने फायरिंग की? वहाँ के लोगों से उन्होंने बताया कि ये नईम शाह है। नईम शाह ने मतलब कि मुझे 25 से 30 गवाहियाँ मिली इस चीज़ की, ये नईम शाह है। क्योंकि नईम शाह का मोबाइल जो है वो उस वक़्त हमारे कब्ज़े में आ गया था। हमारे कब्ज़े से वहाँ पर लोगों ने पकड़ लिया और उसकी बाइक पकड़ ली। तो इस तरह करके कोई मतलब कि सार बंदे ने बताया कि ये नईम शाह है, और नईम शाह ने गोली चलाई, और उसकी गोली के साथ मेरा जो बच्चा है वो अल्लाह को प्यारा हुआ है। अब आपने इन 2 बंदों को नामजद किया है? नहीं, बंदे इसके साथ 4 बंदे थे। 4 वो थे और 4 ये दूसरे बंदे थे। ये भी बीच में ही शामिल है ना, जिनकी वजह से लड़ाई हुई है। ये तो बीच में से तो नहीं निकले। 4 वो हैं। तो 4 ये में से किसी को जानते हैं जो आपने नॉमिनेट किए बंदे? हमारा किसी से क्या ताल्लुक है? हमें तो जो उन लोगों ने 25 से 30 शहादतें मिली, वीडियो बनी हुई हैं, जो शहादतें मिली वो हमने उसके मुताबिक जो है ना हमने वो पर्चा दर्ज कराया। पकड़ा गया? कुछ एक लोग पकड़े हैं उन्होंने, वो अपने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारा अभी क्योंकि हम अपने दुख से बाहर नहीं निकले, 2 दिन हुए हैं, पहले दिन दफनाया। असल मुलजिम पकड़ा गया या वो भी नहीं हुई? नहीं, वो उनमें से कोई, वो 4 में से कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। लेकिन आप कह रहे थे कि पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया, तो बंदे तो जो दूसरे पार्टी, जो उधर की पार्टी है, उधर से उन्होंने कुछ बंदे पकड़े उन्होंने, और बाकी वो घरों से भाग गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो भी अपना सिलसिला होगा। तो क्या कहती है पुलिस, क्यों नहीं मुलजिमान अभी तक पकड़े? बस ये कोशिश कर रहे हैं वो। अभी तो वो अपनी दूसरी कार्रवाइयों के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेनी थी इन्होंने कल, वो लेके आए हैं। वो आज सुबह मुझे थाने से फ़ोन आया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने मुझे फ़ोन किया है। उसने कहा यार वो बैड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या है? कहता है यार हम अगर कोई कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो यार आगे अदालतें हमारी मुल्क की जो है वो ऐसी ज़बरदस्त हैं कि वो उन्होंने इंटरम करा ली है। क्या नाम है उसका, वकार ने एक 302 का मुजरम, उसकी इंटरम कैसे हो सकती है? मैं तो अदालत से ये पूछता हूँ, इनके ये बेहिस हो गई हैं अदालतें, जिससे हमें इंसाफ मिलना है वो बिकना शुरू हो गई हैं। मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़ें। सर दोनों मुलजिमान ने करा ली जो नॉमिनेटेड? एक ने करवाई है, एक ने इंटरम करा ली। एक ने इंटरम कराई है, और ये सारे एक ही हैं। इनकी एक गेम नहीं है, और भी काफ़ी गेमें हैं। एक ग्रोह इकट्ठा हुआ है, कोई भाटी में रहता है, कोई इस्लामपुरे में रहता है। ऐसे करके वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से इन्होंने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, जो मतलब कि इसी काम के सिलसिले के अंदर ज़ाहिर है जो 2 नंबरी काम होते हैं, उन्होंने ऐसे बंदों के साथ राब्ते रखे हुए हैं। तो हमारे बच्चे का क्या कसूर था? हम तो ये पूछते हैं। आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा सिर्फ एक ही बेटा था, 2 बेटियाँ। शादीशुदा बेटी? बड़ी बेटी शादीशुदा है, बेटा भी 2 माह उसको शादी की है उसकी। फैजान की 2 माह पहले शादी? 2 माह पहले शादी की है। क्या करते थे फैजान? ये जो है टाउनशिप में इदारा है गूंगे बैरों का, वहाँ पर जॉब करते थे। बहुत अच्छी शेफ़ का कोर्स कर रहे थे। उनकी वहाँ उसकी मैम है, हाँ, उनके पास जॉब करते थे। कैसी तबीयत थी? बहुत प्यारा, बहुत नाइस बच्चा था। कभी किसी के साथ कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। हम लोग डांट भी लेते थे, बस आंखें नीचे मुंह करके बात कर सुन लेता था।
किसी को कोई जवाब नहीं देता था। तो उस हर दिन कोई क्या तारीफ आपको कर रहा बता था। के क्या निकल? मुझे कहता मामा नाश्ता दे दे, मैंने नाश्ता दिए। फिर उसने दरवाजे में खड़े होकर मुझे हाथ हिला के खुदा हाफिज किया। मैंने कहा फिजान आज हाथ हिला के मुझे खुदा हाफिज कर रहा है, वरना मुंह से बोलता है मामा अल्लाह हाफिज। मैंने कहा बेटा आपने इतना लंबा खुदा हाफिज कर लिया। वहाँ जाना था, ताया के बेटे की ना सालगिरह थी, उन लोगों ने इनवाइट, कज़न आपस में हुए थे, बारबेक्यू रखा हुआ था रात का। फैज़ान ने वहाँ जाना था। फैज़ान वहाँ ना गए इचरे, वहाँ दो सहबाब मिल गए, उनसे मुलाकात वगैरह होने लगी। वहीं पे कहीं लड़ाई हुई, दो ग्रुपों में, सुना है आपस में कोई गेमों वाली थे। कोई फैजान की पहले इस इलाके में कोई लड़ाई वगैरह कभी हुई हो? फैज़ान की किसी से कभी लड़ाई नहीं। उसके दोस्त से भी आप पूछ सकते हैं, वो कभी किसी से नहीं लड़ा, कभी तो आपको नहीं। क्या लगता है कि हादसाती तौर पे आपका बेटा जी। जो है उसको गोली लग गई जी। या उन्होंने जानबूझ के किया? मुझे तो हाथ से ही लग रहा है कि उसको, उसकी बदकिस्मत था जो उसको वहाँ लेगी, किस्मत उसकी जो उसको गोली लग गई। मुझे वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से यही मेरी अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए कोशिशें करी, जैसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने ज़मानतें वगैरह करवा? जी हाँ, जी हाँ, ये कर रही है, बहुत कोशिशें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, कितने पकड़े गए कितने नहीं, ये तो मर्दों को ही पता, मुझे नहीं पता। जैसे ये बता रहे थे कि आपके शौहर जो हैं वो बीमार रहते हैं, तो बस ये कमजोरी कफील यही इतनी। थे? हाँ जी, कफील आपके बेटा ही था? जी अब मेरा बेटा मेरा कफील था, उसने ही घर संभाला हुआ था। ये 2 माह से इस तरह ही अब घर में ही है, और 2 ढाई माह से माशाल्लाह वही सब कुछ घर को चला रहा था, घर का सौदा सलाब, घर की देखभाल। ये घर भी हमारा रेंट पे, हमने ये शिफ्ट करना था, बल्कि अब अनकरीब बस इन्हीं कामों में लगे हुए थे। आप कैसे आगे क्या मुस्तकबिल क्या देखती हैं? अभी शादी हुई थी 2 माह पहले, बहू भी है, बेटी भी है आपके घर में, रेंट का घर है, कैसे सारा सिस्टम चलेगा? ये तो वो मालिक ही जान सकता है जो ऊपर बैठे हैं। बस हमारी तो यही अपील है, हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सर आप बताइएगा, जवान बेटा चला गया, क्या कहेंगे आप लोगों ने? जैसे ये आपके अभी बता रहे थे कि इलाका छोड़ा इसलिए था कि इलाका बड़ा ख़राब हो गया था। बस ऐसे ही मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं ना जौहर टाउन में चला जाता हूँ, मेरा जवान बेटा है, तो मैंने इलाका छोड़ दिया था इचरे का। मैंने कहा चले मैं वहाँ पे जाता हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत मेरा ख्याल करता था, तो मैं वहाँ से जौहर टाउन आ गया हूँ। मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। आप क्या करते हैं? मेरी एक छोटी सी शॉप थी वहाँ पे कूपर रोड पे, अब है? फ़ोटोकॉपी की। अब नहीं है? अब नहीं, अभी तो बंद पड़ी हुई है वो। तो आपका जो बुढ़ापे का सहारा था वो मेरा सहारा मेरा बेटा ही था बुढ़ापे का। मेरा बेटा चला गया। मैं इंसाफ चाहता हूँ, अपील करता हूँ हुकूमत से, वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से, मुझे इंसाफ चाहिए। आपका क्या ताल्लुक है फैजान? मेरा फैजान बचपन का दोस्त था। अच्छा, आप इशरे में रहते हैं या यहाँ जी पे मैं बहुत? इशरे में रहता हूँ, मेरे गली में इनका घर था और मेरा बचपन का वो दोस्त था। तो उस दिन आप मौके पे थे जब ये वाक़या हुआ? नहीं, मैं उस दिन मौके पे तो नहीं था। मुझे एक दोस्त की कॉल आती है कि इस तरह फैजान के साथ, उसी यानी वाक़ये के कुछ देर के बाद? वाक़ये के ठीक 10 मिनट बाद के फैजान के साथ ये वाक़या हो गया। और मैं अपने दोस्त इचरे के यूथ विंग के सदर से मलक ज़ेब टीलू, उनकी शॉप पे बैठा था, तो मैं फ़ौरन सर्विस हॉस्पिटल पहुंच गया। पहले मैं मौके पे गया, उधर मुझे फैजान नहीं मिला, फिर मैं फ़ौरन सर्विस हॉस्पिटल चले गया। जब मैं सर्विस हॉस्पिटल गया तो मैंने आगे जाके देखा कि फैजान की डेड बॉडी पड़ी थी। कौन लोग हैं आपको तो पता होगा क्योंकि आप? जी मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। एक नईम शाह है, एक वकार है। नहीं, ये है कौन? ये बेसिकली इनकी वहाँ पर गेमें हैं। फन फ्लैक्स एक चाइनीज़ गेम है, ये गैर कानूनी गेमें हैं जो मेरे ख्याल से कि हमारे इदारों को या हुकूमत को भी नहीं ये पता
कि वो गैर कानूनी है, पता है। गैर कानूनी क्यों है वो? गैर कानूनी ये इसलिए है कि वो उस पर जुआ है, अच्छा। ठीक है, उस पर बैन है। 20 रुपए का टोकन लगा के या 30 रुपए का जितने का टोकन लगा के 4-5 लगा के आपके 10-15 हज़ार रुपया निकला है, तो ये जुआ नहीं है तो और क्या है? ठीक है। और तो उस दिन हुआ क्या है? आप जैसे ये बताते हैं कि वो वहाँ पे सालगिरह पे गया है, किसी दोस्त ने उसको देख के आवाज़ दी, वो रुका और इतने में फायरिंग हो गई और गोली उसको लगी। क्या उन्होंने जानबूझ के इसको मारा है या उन्होंने किसी और को मारा, गोली इसको लग गई? क्या पता चला आपको? मैंने जो इन्वेस्टिगेट वहाँ से किया लोगों से, पहली बात तो ये कोई बयान देने के लिए ही नहीं किसी के भी खिलाफ? किसी के भी खिलाफ। क्यों? कि वो जी वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो ऐसे हैं, उनके मामलात कुछ ऐसे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो ऐसे हैं, तो इसलिए कोई बयान देने के लिए नहीं था। ठीक है। बहुत मुश्किल से रात, क्योंकि मैं इशरे का कोऑर्डिनेटर हूँ कौमी ताजर इत्तेहाद का, तो कुछ थोड़े बहुत लोग जानते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ी बहुत जानने की वजह से अपने तौर पे पूछा कि क्या मामला है। हाँ, हम फैज़ान के कज़न हमज़ा की, ताए के बेटे की बर्थडे थी, वो वहाँ पर गया है। वो पुराने मोहल्लेदार दोस्त ने देख के, यार फैज़ान किधर होते हो यार, नज़र नहीं आते अब। तो ये जिन लोगों की आप बात करें, इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे वगैरह हैं? जी बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड याफ्ता है। मैंने इनके ऊपर जब उन्होंने पुलिस वालों ने इंटरोगेट किया तो इसके ऊपर 440 13 20 65 का पर्चा निकला है। रिकॉर्ड भी याफ्ता ये मुलजिम है। और ये करते क्या उस इलाके में? ये उस इलाके में इनकी गेमें हैं, जो गेमें ही हैं। जी गेमें ही हैं। तो पुलिस को तो पता होगा अगर इलाके में गेमें चलती हैं, दुकान, यानी ये कुछ छोटी सी तो गेम नहीं होती, इसका हुजूम काफी जी बड़ा मुझे होता है। पुलिस वालों ने ये बात बताई कि हम इनको वार्निंग दे चुके हैं, और मुझे बिशारत मुहर्रर ने, जानने वाले हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन भी दिखाया कि हम इनकी दुकानों पे जाके देख के आए हैं कि ये नोटिफिकेशन है। जब आपने ये सारा कुछ पूछा लोगों से, तो हुआ उस वाक़े इसको फैज़ान को टारगेट किया गया या किसी और को वो कत्ल करना चाहते थे, गोली इसको लग गई? मेरे ख्याल से ये उन्होंने फैज़ान को ही टारगेट किया है। उसकी रीज़न ये है कि फैज़ान वहाँ से दुकान से निकल के, जहाँ ये इकट्ठ हुआ था, पंचायत बैठी हुई थी, वहाँ से फैज़ान निकल के भागा है। जब इन्होंने सुनने में ही आया, उसने पहले हवाई फायर किया, फिर जब फैज़ान भागा बाहर की तरफ तो उसने मेरे ख्याल से शटर में फायर किया है। वो एक शटर से गुजर के, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, एक शटर से निकल के दूसरे शटर में से निकल के फैज़ान के सर में गोली लगी। तो अब पुलिस क्या कार्रवाइयाँ कर रही है? कुछ छापे छुपे मारे उन्होंने, गेमें शेमें बंद कराई, इन लोगों को पकड़ा? जैसे ये कह रहे हैं कि अभी तो बस जो असल मुल्ज़िम है जिस वो तो दिन पकड़े नहीं गए। फैज़ान की डेथ हुई मैं थाने में ही था। DSP सुहेल हुसैन काज़मी साहब, यासर अब्बास गुज्जर साहब सारी रात जागते रहे, और यासर अब्बास गुज्जर साहब बार बार रेड करते रहे। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हर, और DSP साहब भी सारी रात घर नहीं गए। उनका तो हार्ट टूटा हुआ, वो तो कोऑपरेट कर ही नहीं पाए होंगे। वो कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमें उस तरह बैठ के उनको गाइड करते रहे, SHO यासर अब्बास गुज्जर साहब को। और यासर अब्बास साहब बार रेड पे जाते रहे, कभी भाटी, कभी इस्लामपुरा, कभी फैक्ट्री एरिया, कभी चुंगी। अब इलाके का क्या सूरत हाल है? गेमें शेमें बंद हो गई? गेमें बंद हैं, लेकिन लोग खौफो खरास के अंदर हैं। कोई कहता वो दिन दड़ाते फेड़े हैं, कोई कहता जी हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो आप लोगों ने ये पुलिस को बात बताई कि लोग कहते हैं कि हम उनके खिलाफ बयान नहीं दे सकते? जी पुलिस को भी इस चीज़ का पता है, पुलिस ने खुद भी बयान लेने की कोशिश की है, कोई देने को तैयार नहीं है। सही जी, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के अहले खाना और दोस्त की गुफ्तगू सुन रहे थे। फैज़ान घर से सालगिरह मनाने के लिए निकले और जब वो इशरे के इलाके में पहुंचे तो वहाँ पे जो पहले से पंचायत हो रही थी उसके अंदर फायरिंग हो गई और फायरिंग के नतीजे में गोली उनके सर पर लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी मरकज़ी मुलजिम को पकड़ नहीं सकी। और ये इशरे के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है। इशरे के अंदर आए रोज़ कोई ना कोई इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। और आज से कुछ अर्सा कबल मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि जिसके अंदर शूटर्स पकड़े गए थे और उन्होंने बरमला ये कहा था कि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों शूटर्स हैं और वो गैर कानूनी नाजायज़ फरोशी और दीगर कामों में मुलविस है। लेकिन इससे बढ़कर पुलिस की नाअहली कोई नहीं होगी कि कभी भी ऐसे अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया गया, कभी भी इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और उसका शख्साना ये है कि असले का बेदरेग इस्तेमाल होता है और कोई ना कोई आए रोज़ बेमौत मारा जाता है।
फैज़ान के बुरसा की आपने गुफ्तगू सुनी, मुदई की भी आपने बयान सुना और उसकी वालदा और वालिद जो कह रहे हैं और जो दोस्त स्पेशली कह रहा है वो आपने सारे बयानात सुने। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके वो जवाब मांगना चाहते हैं और हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि बुरसा की जानिब से जो बातें की जा रही हैं वो कहते हैं कि पुलिस ने बहुत ताउन किया लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ प्रोसेस जो है वो स्लो चला है जिसका फ़ायदा जो है मुल्ज़मान को हो रहा है। ये इस हवाले से क्या कहते हैं इनसे जानते हैं। राजा साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ये वक़ूआ एक होता है, उसके बाद अगर यानी इस वाक़े की अगर हम बात ना करें, जनरली बताइएगा कि अगर एक 302 का वाक़या होता है जिसके अंदर कोई एक या दो बंदे मर जाते हैं तो SOP क्या है, किस तरह से मुल्ज़मान की परसुएंस होती है, किस तरह से पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है? जी, इसमें 2 स्टेप होते हैं। एक ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन अपने लिहाज से काम करते हैं। इसमें 1-5 रिस्पोंडेंट के तौर पे हमारा ऑफिसर होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, उनके साथ साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मूव करते हैं। पहला स्टेप इनका होता है कि सबसे पहले बुरसा के कॉन्फिडेंस में लेने के बाद क्राइम सीन को कंसोलिडेट किया जाए और वहाँ से फिर पोस्टमार्टम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। हमने इसको 2 स्टेप इस तरह से बनाया है कि इन्वेस्टिगेशन एट द सेम टाइम मुल्ज़मान के ताक़ुब के लिए निकल जाती है। फिलफौर हम उनका CDR नंबर लेके उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लू मौजूद हो तो हम रेड्स करते हैं, अदरवाइज़ हम इंटेलिजेंस बेस उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। पर हमारा मेन काम ये होता है कि पोस्टमार्टम टाइमली हो और एट द सेम टाइम मुल्ज़मान एब्सकॉन्ड ना कर जाए। तो ये दोनों प्रोसेस को हमें साथ लेके चलना पड़ता है। ये एक वाक़या थाना इशरा के इलाके में पेश है जहाँ पे फैज़ान नामी शख्स जो है बकौल बुरसा के वो एक सालगिरह की तकरीब में जा रहा था। वहाँ पे बाबा आज़म चौक के करीब एक पंचायत हो रही थी, ये वहाँ से गुजर रहा था, दोस्त ने रोका। इसी असरा में उस पंचायत के अंदर झगड़ा हो गया, फायरिंग हुई और एक गोली इसको लगी, सर में गोली लगी और ये मौके पर मर गया। अभी तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, कितने मुलजिम पकड़े गए हैं, कितने मुलजिम फ़रार हैं, पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें जी टोटल हमारे पास 5 मुल्ज़मान थे जिसमें से 3 पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एट द सेम टाइम हमारे 2 प्राइमरी जो मुल्ज़मान हैं उनमें से एक नईम है और वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हमने उनके जो मेन एड्रेसेस हैं वहाँ पे रेड किया है। जैसे कि आपने आगाज़ में कहा, स्लो नहीं है, शायद ये इंटेलिजेंस बेस एक एफ़र्ट होती है क्योंकि जब मुल्ज़िम एब्सकॉन्ड कर रहा होता है तो पुलिस हैज़र्ड रिएक्शन नहीं करना चाहती। उसके साथ साथ जो उसका दूसरा दोस्त पंचायत में मौजूद था वकार, वो चूँकि हमारा एक जुडिशल प्रोसेस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत राइट एग्जिस्ट करता है बेल का, तो वो चूँकि इस वक्त कानून के तहत बेल इंटरिम पर है। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। बेल से मुराद होता है दे हैव टू बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उन्हें शामिल तफ्तीश होना पड़ता है और इस वक्त जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। लिहाजा चूँकि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं, पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके केस डायरी में उनके ख़िलाफ़ मुरतब करेगी। और हमारी जहाँ तक एफ़र्ट्स की बात है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम 5 मुल्ज़मान में हर मुल्ज़िम का रोल क्या है, कौन एग्रेसिव था, एग्रेसर कौन था, किसकी वजह से इनिशिएट हुआ है। जैसे कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ है कि गोली जो है वो रैकोशिक हुई है या फिर डायरेक्ट फायर शायद नहीं है। तो हम हाइट का ताक़ुब कर रहे हैं क्योंकि ये हेड इंजरी है, तो फैज़ान की चूँकि हेड इंजरी है और 2 मुल्ज़मान पे डायरेक्टली इल्ज़ामात हैं, तो हम ये एंगल ऑफ फायर को स्टडी कर रहे हैं कि इस वक्त नईम का एंगल है या वकार का है, क्योंकि ये कहा जा रहा है मुद्दइयों की तरफ से भी और वीडियो में जैसे हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, ये पता चल रहा है कि शायद दूसरे ने भी फायर किया हो। तो इसमें भी तफ्तीश जारी है। इसके अंदर ये बताइएगा, जैसे अगर गोली किसी जगह पे फायर हो, किसी जगह से लग के बंदे को आके लग जाए, उसके अंदर भी सज़ा उतनी होती है या उसकी सज़ा डिफरेंट होती है और डायरेक्ट फायरिंग की सज़ा डिफरेंट होती है? जी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप वेपन किसी इंटेंशन से लेकर बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास और आपकी उसमें आ जाता है। जैसे सेक्शन 452 अट्रैक्ट करता है कि अगर आपकी इंटेंशन वेपन के साथ किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या हर्ट करने की है तो वो 452 में चला जाता है। अगर कोई इंसान डायरेक्ट फायर करता है और उसकी बॉडी को बेशक वो नहीं छूती, लेकिन चूँकि मेंजरी यानी इंटेंशन ऑफ क्राइम एग्जिस्ट करता है तो वो 324 में कन्वर्ट हो जाता है। इस सिनारियो में अगर हम देखें कि फ़ायर ओपन हुआ है और अगर एक इमेच्योर आर्म हैंडलर है और उससे रैकोशिक भी हुआ है तो वो 302 में जाता है, क्योंकि उसकी नीयत जो है उसको मारने की होती है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल होता है तो वो सेक्शन चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो तफ्तीश में भी देखा जाता है और ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रेट्स भी उस पर फैसला करते हैं। ज़ोहैब साहब, जो बुरसा हैं उनकी जानिब से शिकवा ये किया गया कि मुल्ज़िमान अगर पकड़े जाते तो वो ज़मानत कराने तक ना पहुँच पाते। अगर पुलिस इतनी हॉट परसुएंस कर रही होती है 302 के मुल्ज़िम की, तो वो उनका अदालत पहुंचकर वहां पे ज़मानत कराना कैसे मुमकिन हो जाता है? कहीं पे आप समझते हैं कि थाना लेवल के ऊपर सुस्ती होती है जिसकी वजह से मुल्ज़िमान जो है वो थाने पहुंच जाते हैं? यानी
सॉरी अदालत पहुंच जाते हैं ज़मानत कराने के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको पकड़ नहीं पाती। मैं समझता हूँ, मैं आपसे सेकंड करूँगा। इसमें बिल्कुल इसमें कहने में कोई कबाहत नहीं है कि चूँकि बेल सिस्टम एक राइट है और एग्जिस्ट करता है 496 और 497 CRPC के तहत, तो पुलिस अगर कुछ थोड़ा सा भी टाइम स्टॉक गैप दे देती है तो वो बेल लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके काउंसल्स जो होते हैं दे आर वेल अवेयर, और उनकी एसोसिएट्स उनके अपने कागज़ पे लिख देती हैं और फिर पुलिस वेट करती हैं कि रोककार आ जाएगा। ये गलत है, पुलिस को इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए। और एज एन ऑफिसर मैं समझता हूँ कि हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम कोशिश करते रहते हैं कि टेलीफोनिक वायरलेस एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता रहे कि हम स्पीडली हम उस तक पहुँच सकें, लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि हम फिल फॉर कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अपना काम करे, ऑपरेशंस अपना काम करे। अगर इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा पोस्टमार्टम पे गया है तो फिल फॉर इंचार्ज या कोई और ऑफिसर जो एक्सपर्ट है वो एब्सकॉन्डिंग मुलजिम के पीछे जाए। उसके लिए एज ए SP इन्वेस्टिगेशन मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि फ़ौरन जो है वो फ़ोन नंबर ले लिया जाए और उनका जो है लेटेस्ट लोकेशन ली जाए कि कहाँ पे फ़ोन बंद किया गया है। अगर मुलजिम से हमें फ़ील होता है कि उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे पास हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हमें गारंटीज़ देते हैं कि आपका मुलजिम जो है वो आ जाएगा, तो फिर हम ट्रस्ट भी करते हैं, ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर भी है। लेकिन टेक्निकली हम पूरी कोशिश करते हैं कि फिल फॉर रिस्पॉन्ड करके लें। लेकिन आपका जो सवाल है मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, हमें इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लास्टली राजेश साहब, मुद्दइयों की जानिब से ये भी कहा गया कि जो मुलजिम जिनके ऊपर कत्ल डाला गया है वो पहले से भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, तो ऐसे मुलजिम के लिए पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी होती होगी। डेफिनेटली अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता है तो मुलजिम को पता होता, यानी पुलिस को पता होता है कि मुलजिम की कहाँ पे हाइड आउट्स हैं, कहाँ पे वो रहता है, किन लोगों से मिलता है, क्योंकि थाने के अंदर उसको अब तो CCP लाहौर ने हाज़िरी लगाने का सिस्टम भी किया हुआ है। तो इस सिनेरियो के अंदर मुलजिम को पकड़ना ज़्यादा आसान नहीं हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम 55-110 की एक कार्रवाई होती है जो हम करते भी हैं चलान याफ्ता लोगों के अगेंस्ट, और स्पेशली ये कार्रवाई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी 392, 395 या चोरी इस तरह के केसेस के अगेंस्ट होती है। लेकिन ऐसे सिनारियों में जब क्राइम अगेंस्ट पर्सन होता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारा मुआशरा इतना इंट्रेंस्ड हो चुका है कि उसके कुछ ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वैसे भी सरफेस पर आ जाते हैं, और क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका CNIC भी मौजूद होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनकी तमाम FIR नंबर जिसमें पहले वो चलान हो चुके हैं, कॉन्विक्ट्स हो चुके हैं, कब वो रिलीज़ होते हैं जेल से, ये तमाम डाटा मौजूद होता है। तो इस सिनारियो में आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और हम इस मामले में हम बिल्कुल रेड कर रहे हैं। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि माशरे में जो ये कत्ल हुआ है इसमें आप अगर अमाउंट देखते हैं तो वो 26,000 की अमाउंट के पीछे ये सारा मामला तय पाया है। तो हमें सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, लोगों को इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमारा जो कंट्रोल है अपने ऊपर वो फितरती कंट्रोल कम होता जा रहा है, जिस वजह से हम वेपन हैंडलिंग भी नहीं कर पा रहे और अपने डिफेंस में इलीगल वेपन्स रख के ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसाफ कैसे इंश्योर करेंगे इस केस के अंदर? बुरसा तो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अफसरान की थाने के अंदर तो बुरसा से जिस तरह का सलूक करते हैं वो आपको आइडिया है ही, तो वो तो अफसरान की तरफ देखते हैं। किस तरह से इंसाफ इंश्योर करेंगे, कैसे कोशिश करेंगे कि मुलजिम की बेल भी कैंसिल की जाए, गिरफ्तार भी हो, जो भागा हुआ मुलजिम है उसको भी पकड़ा जा सके? जी, इसका हमारा तरीका ये है कि हम दोनों तरह से चलते हैं। बुरसा का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे कंप्लेनेंट हैं और हमारी सर्विस डिलीवरी उनसे लिंक्ड है। तो ये SP इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ इंटरेक्ट करें, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लें और 2-वे कम्युनिकेशन के तहत उनको भी बताएं कि इंसाफ के कौन से तकाज़े हैं जो पूरे हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी केस डायरीज़ होती हैं। हमें रोज़ की जो केस डायरी है उसमें ये एंटर करना, मेंशन करना ज़रूरी है, उनके कसूरवार होना, उनका अग्रेसिव होना, उनका रोल होना, वेपन की रिकवरी होना, मौके पे उनका पाए जाना, तमाम जो 161 के बयानात यानी जो शवाहिद हैं, विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस, उनके बयान होना। तो हमारा जो एड इंटरम बेल डेट होती है उसमें IO को ये एडवाइस किया जाता है कि वो केस डायरी पे कसूरवार लिख के जाए, लेकिन उसके पीछे तमाम ग्राउंड्स लेके जाए ताकि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे हों। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब नसरुल्लाह राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन है। उनके केस भी आपने देखा कि उनकी नॉलेज में है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे मुलजिमान जो हैं वो पुलिस सिस्टम के अंदर जो लूप होल है उसका फ़ायदा लेके इंटरम करा लेते हैं, लेकिन इंटरम को कैंसिल कराने की भी कोशिश की जा रही है, मुलजिम को शामिल तफ्तीश करने की भी कोशिश की जा रही है, और जो उसका शरीक मुलजिम है जो अभी फ़रार है उसको पकड़ने के लिए रेडिंग टीम भी की जा रही है और इंटेलिजेंस बेस्ड रेड जो है की जा रही है ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। और बुरसा को मुतमईन करने के लिए भी उनका कहना है कि उनके दरवाजे खुले हैं, बुरसा कभी भी उनके पास आके केस के हवाले से अपडेट जो है वो ले सकते हैं।
जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं, आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। मुद्दई कहते हैं कि उनके बेटे का इस सारे मामले में लेना देना कोई नहीं था, वो तो वहाँ पे सिर्फ एक सालगिरह मनाने के लिए गया और उसी दौरान वहाँ पे लड़ाई हो गई और उसके अंदर फायरिंग हुई और एक गोली उसको लगी जिससे उसकी डेथ हो गई। लेकिन जिस तरह का वो स्टोरी बताई है उन्होंने और जिस तरह की उन्होंने FIR कराई है, इससे मुलजिमों को कितना फ़ायदा होगा? क्या पुलिस को इस चीज़ का फ़ायदा होगा? मुलजिमान को सज़ा मिल सकेगी कि नहीं मिल सकेगी? कानूनी माहिर इस वाले से क्या कहते हैं? शाहजहान खान हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं, इनसे जानते हैं। एक तो खान साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा शाहजहान कि इस केस के अंदर मुद्दई ये प्ली लेते हैं कि उनका बेटा वहाँ से गुजर रहा था, किसी दोस्त ने आवाज़ दी, वो खड़ा हुआ, इस दौरान वहाँ पे एक पंचायत चल रही थी, उस पंचायत के अंदर लड़ाई हुई, फायरिंग हुई और गोली इसको लग गई। उसके बाद उन्होंने यानी जो ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और फिर उन्होंने 2 बंदों को नॉमिनेट किया और बाकियों को नामालूम में रखा है। कैसे केस आगे चलेगा? कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा? देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये देखेगी पुलिस जब एविडेंस इकट्ठा होगा और उस एविडेंस की बुनियाद पर जब अदालत के सामने जाएंगे तो ये बातें क्लियर होंगी कि क्या इस मकतूल का इस वाक़ये से कोई लेना देना था या वहाँ पर मौजूद किसी शख्स या किसी मुलजिम से उसका कोई लेना देना था। ये तो अभी घर वालों का कहना है कि वो नहीं जानते और बहुत सारे मामला घर वाले बच्चों के बारे में नहीं भी जानते होते। लेकिन अगर इनकी ये बात भी मान ली जाए कि मकतूल का इस वाक़ये और इन मुलजमान से कोई लेना देना नहीं था, तो सबसे पहले और अहम बात ये होगी कि गोली क्या इसी के ऊपर चलाई गई? क्या उस वक्त मौके पे इसने कोई बात की? अगर नहीं की तो गोली किस पे चलाई गई? क्या इसके साथ वाले शख्स पे चलाई गई? अगर इसके साथ वाले शख्स पे चलाई गई गोली इसको लग गई तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर कत्ल की सज़ा जैसे सज़ाए मौत होती है तो क्या इस केस में भी मुलजिम को सज़ाए मौत हो सकती है, जबकि वो ये प्ली ले कल को अदालत में कि मैं एक शख्स को मारना चाहता था लेकिन गलती से गोली दूसरे शख्स को लगी। तो ऐसी सूरत में भी अगर पूरा एविडेंस कोरॉबरेट कर जाए मुलजिम के खिलाफ तो भी उसको सज़ाए मौत हो सकती है। अगर इस केस के अंदर ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है कि गोली किसी और को मारी गई, लग इसको गई, तो इसको हादसाती मौत डिक्लेयर करेंगे या? देखिए, इसमें सबसे अहम ये है कि गोली अगर इसके साथ वाले शख्स को मारी गई, सवाल ये पैदा होता है कि जो गोली साथ वाले शख्स को मारी गई क्या उसको एम करके क्या उसके सर पे या किसी वाइटल पार्ट पे गोली मारी गई थी या उसकी टांगों की तरफ एम किया गया था? नियत कत्ल करने की नहीं थी। लेकिन अगर नियत कत्ल करने की थी, सर पे गोली मारने की कोशिश की गई थी या सीने पे गोली मारने की कोशिश की गई थी लेकिन गोली साथ वाले शख्स को लगी, तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल ये कत्ल ही समझा जाएगा। बेशक इंटेंशन पर्सन ए को मारने की थी लेकिन गोली पर्सन बी को लग गई, ये कत्ल आमद, ये हादसाती मौत, ये हादसाती मौत में नहीं आएगा, ये कत्ल आमद में ही आएगा। गोली जो है वो मकतूल के सर पे लगी है और कहते हैं कि गोली उसने मारी, वो शटर को लगी और शटर से रिट्रैक्ट होकर इसको लगी, तो इसके अंदर क्या सूरत हाल बनती है? देखिए, ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये एविडेंस की बातें हैं। अगर तो ये बातें साबित होती हैं, जैसे जाहिर है कि मुलजमान ने तो हर किस्म का एविडेंस जो भी उनकी फेवर में होगा वो लेने की कोशिश करेंगे। वो ये बात करेंगे जी हमने हवाई फायरिंग की थी, वो ये बात करेंगे कि जी हमने तो किसी ऐसी तरफ गोली चलाई थी जहाँ कोई शख्स ही नहीं था तो वो रिफ्लेक्ट होके आ गई। ये सारी बातें तो फिर एविडेंस में आएंगी। अगर इस तरह के मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हम जिनको कहते हैं, कोई ऐसी वजह वो अदालत में पेश करने में कामयाब होते हैं जिससे वो ये साबित कर सकें कि हमने किसी शख्स के ऊपर एम नहीं किया था, हमने सिर्फ डराने के लिए किया था या हमने किसी और शख्स को डराने के लिए किया था, तो इस तरह की चीज़ें मुलजमान अपने फ़ायदे में यकीनन ले जा सकते हैं अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो। क्या इन दोनों चीज़ों में फ़र्क अदालत समझती है कि अगर एक हवाई फायरिंग की जाए और उसमें बंदा मर जाए और अगर एम करके गोली मारी जाए और उसमें बंदा मर जाए, दोनों एक ही चीज़ हैं या मुख्तलिफ होती हैं? नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखिए, आपने जब एविडेंस जब अदालत के सामने पेश करना है तो उसके अंदर ये चीज़ें देखी जाएंगी कि गोली किस नीयत से चलाई गई थी, गोली किस सिमत में चलाई गई थी, मकतूल किस सिमत में था, गोली कहीं से रिफ्लेक्ट होके आई, अगर गोली चलाई गई थी और अगर एम करके भी चलाई गई थी, क्या वो टांगों की तरफ एम करके चलाई गई थी या टांगों से पीछे ज़मीन की तरफ एम करके चलाई गई थी या धड़ के हिस्से या चेहरे की तरफ एम करके चलाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें, या जैसे आपने कहा कि क्या हवाई फायरिंग की गई थी, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ एक फ़ायदा दे सकती हैं मुलजिम को या उसके खिलाफ जा सकती हैं, ये देखने वाली बात है। और अगर मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मुद्दई कहते हैं कि उस मुलजिम का जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, 440 और 13-20 65 वगैरह के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं,
इस सूरत हाल में क्या मुलजिम किसी चीज़ की प्ली ले सकता है जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो इसी नौयत का? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर ऐसे मुलजिम का हो तो कोई मुश्किल या अनहोनी बात नहीं हो सकती कि एक शख्स जो पिस्तौल लेके अपने साथ घूम रहा था तो ऐन मुमकिन है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि अगर उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है केस में तो हम कहें चूंकि पहले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इसने ये कत्ल किया ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अपने केस के ऊपर, इस पर्टिकुलर केस के ऊपर अगर कत्ल का इल्ज़ाम है तो फिर उसके खिलाफ इस केस में साबित करना ज़रूरी है। हाँ, ये दुरुस्त ज़रूर है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि ये तो आदी मुजरिम है, ये हैबिचुअल है। सवालात फिर ये आएंगे क्या उन मुकदमात में इसको सज़ा हुई है या वो मुकदमात बस अभी ट्रायल पे चल रहे हैं, उनकी नौयत क्या थी। ये ऐसा इतना मैटर नहीं करता इस मुकदमे की सज़ा के लिए। लास्टली, मुद्दई किसी हद तक ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जो मरकजी मुलजिम है उसने इंटरम करा लिया है। इसका प्रोसीजर क्या होता है अगर एक बंदे के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासी रहती है और वो इंटरम करा लेता है, इसमें कोई चंबे की बात है या ये बड़ा नॉर्मल सी प्रैक्टिस? देखिए, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है जिनका कानून से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो ये समझते हैं कि जी इंटरम बेल का मतलब ये है कि अदालत ने बेल दे दी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबूरी ज़मानत का मतलब ये है कि मुलजिम अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, बेल फाइल करता है, अदालत उसको फिर एक डेट देती है कि जिस डेट पे उसकी बेल के ऊपर बहस होगी और फाइनल अदालत अपना फैसला करेगी उस बेल एप्लीकेशन पे। सो अबूरी ज़मानत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अब ज़मानत पे रिहा हो गया और कुछ होगा नहीं। अभी उसकी इसका मतलब ये है कि ज़मानत फाइल हुई है, उस पर बहस होना बाकी है और जिस दिन बहस हुई और अगर उसके खिलाफ साबित हो गया वो एप्लीकेशन डिसाइड कर दी कोर्ट ने तो बिल्कुल जेल जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ पे ये भी समझा जाता है कि अगर अबूरी ज़मानत हो गई है तो केस जो है वो वीक हो जाता है और मुलजिम जो है फिर उसको लिंगर ऑन करता जाता है, ज़मानत पे ज़मानत ली जाता है और केस वो फिर बिल्कुल जैसे हम पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लग जाना। ऐसा कुछ होता है? जी, अबूरी ज़मानत बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अबूरी ज़मानत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आज़ाद है और उसकी ज़मानत हो चुकी है। अबूरी ज़मानत का मतलब महज इतना है कि अभी उसकी ज़मानत के ऊपर फाइनल बहस होना, एप्लीकेशन डिसाइड होना बाकी है। हाँ, अगर ऐसा ज़रूर होता है रियलिटी में कि अगर बेल कंफर्म हो जाए तो उसके बाद क्योंकि बंदा जब जेल नहीं जाता तो मुद्दइयों के भी हौसले टूटना शुरू हो जाते हैं। वो अगर जेल से बाहर होगा तो जाहिर है किसी तरह एविडेंस को भी टेम्पर करने की कोशिश करेगा, गवाहों को भी डराएगा धमकाएगा, शायद कोई फिर गवाह सामने ना आए। इस मकसद से मुलजिम को जेल में डाला जाता है। लेकिन अबूरी ज़मानत से उसको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उसकी बेल एप्लीकेशन कंफर्म नहीं होता। बतौर कानूनी माहिर ये बताइएगा कि एक मुलजिम कहीं से भी निकलता है और अदालत तक जाता है और वहाँ पे क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन पर्सन जाकर आपको पूरी ज़मानत जो है लेना पड़ती है, उसमें आपको पेश होना पड़ता है। इसके अंदर पुलिस की कोई मेलाफाइडी भी होती है कि मुलजिम ज़मानत कराने के लिए तो जा सकता है लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। बहुत सारे ऐसे अहम मुकदमात होते हैं जिसके अंदर पुलिस की कहीं ना कहीं, देखिए जब वकूआ हो गया, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR दर्ज हो गई, केस रजिस्टर हो गया, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। 302 का मुकदमा है उसके खिलाफ, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। चाहिए तो ये था कि उसकी गिरफ्तारी होती और वो पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अदालत जाता। लेकिन आपकी जो मैं अखज़ कर रहा हूँ सारी इसमें कि ऐसा नहीं हुआ, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो अदालत तक पहुँचने में कामयाब हो गया प्री अरेस्ट बेल के लिए जो उसने अबूरी ज़मानत फाइल की। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि बाज़ ऐसे मुकदमात जिनमें कोई बहुत बड़ी पार्टी इंटरेस्टेड होती है या कोई हुकूमती इंटरेस्ट होता है या ताकतवर लोगों का इंटरेस्ट होता है तो पुलिस अदालत के बाहर भी अपने लोग इकट्ठे करके खड़ी करती है। सादा कपड़ों की हद तक भी होता है कि उसको पहुंचने ही ना दिया जाए मुलजिम को अदालत तक पहले गिरफ्तार। बिल्कुल इस केस में ऐसा नहीं हुआ तो ये ऐन मुमकिन है कि पुलिस इसमें थोड़ी नेग्लिजेंट रही और वो अदालत तक पहुँचने में कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारे कानून शाहजहां खान हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। जिस तरह से मुद्दइयों की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसको पूरी ज़मानत मिल गई है तो अब केस जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो शाहजहां खान साहब ने इस चीज़ को तो बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि इस तरह का कुछ नहीं होता। वो एक डेट फिक्स होगी, उसके अंदर बहस होगी और अदालत जो है वो उसकी ज़मानत कैंसिल कर देगी और उसके बाद जो कोर्स ऑफ लॉ है वो चलता रहेगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज भी लाहौर के अंदर छोटी मोटी जो मोहल्ले की लड़ाइयाँ होती हैं उनके अंदर असले का बेदरेग इस्तेमाल होता है, कोई ना कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई ना कोई अपनी जान की बाजी हार जाता है और पुलिस यही दावा करती है कि नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ ना सिर्फ क्रैकडाउन किया जा रहा है लेकिन और बल्कि बहुत से दर्जनों सैकड़ों मुलजमान को पकड़ा भी जा रहा है। अगर वो मुलजमान पकड़े जा रहे हैं तो फिर ये असलहा का बेदरेग इस्तेमाल क्यों हो रहा है? और इचरा जिसकी अब रेपुटेशन जो है वो इतनी ख़राब होना शुरू हो गई है कि
लोग इंकशाफात करते हैं कि वहाँ पे मौजूद अफराद जो हैं वो शूटर्स के ज़रिए भी कत्ल गारत मचा रहे हैं और भत्ता और कब्ज़ा की चीज़ें भी हो रही हैं, तो पुलिस फिर इस इलाके में क्रैकडाउन करने से क्यों कासिर? आपने पुलिस अफसरान का बयान भी सुना कि वो मुतअद्दिद जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर का अमन ख़राब करने के लिए ये जराइम पेशा अफराद जो है वो मौजूद हैं और पुलिस की नाक के नीचे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।